गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की एग्रीकल्चर बायो हमने शुरू की थी और अपना पहला लेसन चल रहा था। आज कल के वीडियो में अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था एक संकरण की विधियाँ अपन ने शुरू की थी। 4 विधियाँ होती हैं जिसमें वंशावली विधि, पुंज विधि, प्रतीप विधि और बहुसंकरण विधि हमने नाम थे। जिसमें से पहली अपन ने देखी है वो पढ़ी थी, नाम था उसका वंशावली विधि। ठीक है, ये वाली विधि, ठीक है, ऊपर वाली वंशावली विधि। आज अपन दूसरी विधि पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पुंज विधि। ठीक है, अब पुंज विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? नीलसन ने। यह ध्यान रखने वाली 1 नंबर का सवाल के पुंज विधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? नीलसन एहल ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1908 में किया था। इस विधि में विसंयोजी पीढ़ियां पुंज में उगाई जाती है। इसमें जो संयोजन संकरण द्वारा जो पीढ़ियां प्राप्त होती हैं वो पुंज में, गुच्छे में उगाई जाती हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पुंज में उगाई जाती है। पुंज में उगाई जाती है इसलिए इसको पुंज विधि कहा जाता है। F2 पीढ़ी या बाद की किसी पीढ़ी में उन्नत पौधों का चयन करके संतति उगाई जाती है और उनका मूल्यांकन किया जाता है। अब पुंज में F1 पीढ़ी उगाते हैं और उसके बाद जो उन पौधों के संकरण से हमें आने वाले जो पौधे F2 पीढ़ी प्राप्त होते हैं, ठीक है, उनमें से कुछ उन्नत पौधों को चयन करते हैं और अपन आगे उगाते हैं। ठीक है, आगे उगाते हैं और उनका लास्ट में जाके मूल्यांकन करते हैं कि क्या हमने जो गुण हमें चाहिए वो इन पादपों में है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब पुंज विधि की प्रक्रिया अपन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले वर्ष में अपन क्या करते हैं? सबसे पहले वर्ष में अपन क्या करते हैं? पहले वर्ष में अपन करते हैं कि जनकों का संकरण करवाते हैं, चुने गए जनकों का संकरण करवाते हैं। तो आप अपने नोट्स में ये है जैसे ये लिखना है आपको। ठीक है, ये प्रक्रिया है जैसे लिखनी है। जैसा अपन ने पिछला जो वंशावली विधि में किया वैसा का वैसा अपन को करना है। ठीक है, तो देखिए चुने गए जनकों में संकरण करवाते हैं। सबसे पहले तो अपन संकरण करवाते हैं। पहले वर्ष में जो जनक पादप हमने चुने हैं उनको आपस में संकरण करवाते हैं। फिर दूसरे वर्ष के एंड तक हमें क्या प्राप्त होती है? द्वितीय वर्ष में F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। इन F1 पीढ़ी के पौधों को अपन क्या करते हैं? समुचित दूरी पर, उचित दूरी पर उगाते हैं। समुचित दूरी पर उगाकर सभी बीजों को, पौधों के बीजों को पुंज में एकत्रित करते हैं। अब F1 पीढ़ी से जो भी पादप अपन उगाते हैं उनसे जो भी बीज प्राप्त होते हैं उनको पुंज में एकत्रित करते हैं, गुच्छे में एकत्रित करते हैं। तीसरे वर्ष में अपन क्या करते हैं? तीसरे वर्ष में अपन क्या करते हैं? पुंज समष्टि को व्यापारिक फसल की भांति उगाते हैं और कटाई व मड़ाई पुंज में करते हैं। अब जो पुंज समष्टि होती हैं उनको व्यापारिक फसल की भांति उगाते हैं, यानी एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अपन उसको उगाते हैं। ठीक है, पुंज समष्टि को व्यापारिक फसल की भांति उगाते हैं और कटाई व मड़ाई पुंज में करते हैं। ठीक है, अर्थात सभी पौधों को एक साथ काट कर उनको बीजों को क्या करते हैं? मिश्रित कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं? जो भी पौधे अपन ने उगाए हैं उनको एक साथ काटते हैं। अपन एक साथ काट कर क्या करते हैं? एक साथ काट कर अपन करते हैं क्या है? उनको बीजों को आपस में मिश्रित कर लेते हैं, मिक्स रखते हैं। अलग अलग नहीं रखते हैं कि इसमें थोड़े अलग गुण हैं, इसमें थोड़े अलग गुण हैं, इसमें थोड़े अलग गुण हैं। नहीं, सभी गुणों वाले पादपों को क्या करते हैं? मिश्रित रखते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अपन अगले वर्ष में, चौथे वर्ष में, चतुर्थ वर्ष में अपन क्या करते हैं? F2 की भांति क्रियाएं करवाते हैं। जो F2 पीढ़ी में अपन ने किया वही वापस क्या करते हैं? उन मिश्रित बीजों को, जो बीज अपन ने प्राप्त किए उनको वापस जैसे उगाते हैं, व्यापारिक यानी ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं। ठीक है, आगे देखिए 5वें वर्ष में क्या करते हैं? F2 की भांति वापस वही क्रियाएं करते हैं। फिर से अपन जो भी फसल प्राप्त होती है उसको काटते हैं, पुंज के रूप में एकत्रित करते हैं, यानी गुच्छे के रूप में सभी प्रकार के जो बीज होते हैं उन सबको एकत्रित करते हैं। फिर से 5वें वर्ष में उगाते हैं, फिर उगाते हैं। फिर क्या करते हैं? छठे वर्ष में हमें फिर से जो बीज प्राप्त होते हैं काटने के बाद फिर से उनको मिक्स रखते हैं, मिक्स करते हैं आपस में सभी गुणों वाले बीजों को और क्या करते हैं? फिर से उगाते हैं। 7वें वर्ष में भी अपन सेम F2 की क्रियाएं करते हैं। इस प्रकार हमें कई लाखों बीज प्राप्त हो जाते हैं, पौधों वाले बीज प्राप्त हो जाते हैं। तो 8वें वर्ष में क्या करते हैं? हमें जो छठे वर्ष में क्रिया करवा के पुंज में व्यापारिक रूप से बीजों को बोने के बाद जो बीज प्राप्त हुए हैं, 8वें वर्ष में क्या करते हैं? हम 8वें वर्ष में अपन क्या करते हैं? तो 8वें वर्ष में अपन करते क्या है? तो देखिए 8वें वर्ष में 30 से 35 हज़ार, कितने? 30 से
30 से 35 हजार पौधों को समुचित। अब लाखों पौधे हमें प्राप्त हुए, ठीक है, बीज प्राप्त हुए, उन लाखों बीजों पौधों में से उन पौधों के बीज लेते हैं जो बहुत ही शानदार होते हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी के बीज होते हैं जिनके, तो उनको अपन लेते हैं। इनमें से उन्नत लक्षण उगा दिए 30 से 35 हजार। इनमें से अब क्या करते हैं, उन्नत लक्षण प्रारूप वाले 500 से 5000 पौधों का चयन करते हैं और इनके बीज अलग अलग रखते हैं। इस बार क्या करते हैं, 30 से 35 हजार पादप हमने उगाए, उन पादपों से नई पीढ़ी आई, उनके बीज प्राप्त हुए। अब उन बीजों में से अब 30-35 हजार पादपों में से कई सारे लाखों बीज वापस हमें प्राप्त होते हैं। उन लाखों में से उन बीजों को, उन पौधों के बीजों को क्या करते हैं, अपन चयन करते हैं, पौधों का चयन करते हैं जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। और कितने 500 से 5000 तक बीज को लेते हैं, अपन पौधों को लेते हैं और इनके बीज क्या करते हैं, इनके बीज अपन अलग अलग रखते हैं, ये ध्यान रखना। यानी 7 वर्ष बाद क्या करते हैं, पहले तो 1 से 6 वर्ष तक जो भी बीज प्राप्त होते हैं उनको अपन एक साथ रखते हैं, लेकिन 7 वर्ष बाद अपन क्या करते हैं, 8वें वर्ष में उन बीजों को फिर अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि 7 साल हमें संकरण करवाया। 7 साल संकरण करवाने से क्या हुआ, हमें जो इच्छित गुण थे शायद वो उन पादपों में आ गए और कुछ एक लक्षण ही ऐसे हैं जो अब उनमें नहीं है, ठीक है। तो अब अगर अपन उसको मिक्स कर देंगे तो हमारी जो मेहनत है वो पानी में चली जाएगी, क्योंकि सभी लक्षण, एक बीज में अलग लक्षण, एक बीज में अलग लक्षण, सब वापस वही मिक्स हो जाएंगे तो पूरी तो खिचड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो वो खिचड़ी तो हमें करनी नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि देखिए फिर बीज को अलग अलग रखते हैं ताकि क्या हो, हमारे जो इच्छित गुण हैं वो किसी अन्य गुणों के साथ मिक्स ना हो जाए, ठीक है। फिर 9वें वर्ष में क्या करते हैं, अब इन बीज को अलग अलग रख के बो देते हैं। फिर देखिए 9वें वर्ष में अपन क्या करते हैं, उपयुक्त बीजों को एकल संतति प्राप्त करते हैं। इन बीजों को फिर अलग अलग बोते हैं और एकल संतति प्राप्त करते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के पादपों से एकल संतति का मतलब एक एक पादप प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर उत्कर्ष संततियों का चयन करते हैं। अब एकल संतति हमें प्राप्त हुई, यानी 500 से 5000 अगर अपन ने पौधे बोए हैं तो उनसे एक एक संतति प्राप्त करते हैं, एकल संततियाँ प्राप्त करते हैं। अब इन 500 से 5000 पादपों में से क्या करते हैं अपन, इन 500 से 5000 पादपों में से भी बहुत ही उत्कृष्ट उन्नत किस्म की, सबसे बेस्ट किस्म की, कि इन 5000 में जो बेस्ट है, सबसे बेस्ट कौन सी है, कि भाई यही है, ये पादप, ये बीज सबसे बेस्ट है, उनका अपन चयन करके उनके बीजों का क्या करते हैं, अलग अलग रखते हैं, उन बीजों को फिर अलग अलग रखते हैं। फिर 10वें वर्ष में अपन क्या करते हैं, 10वें वर्ष में अपन करते हैं चयनित संततियों को प्रारंभिक उपज परीक्षण में लगाते हैं। अब 500 में से कुछ एक पादप अपन ने 5000 में से 100, 150, 200 बीजों का अपन ने चयन किया, उत्कृष्ट किया। अब ये चयनित जो संततियाँ हैं इनको प्रारंभिक उपज परीक्षण के लिए लगाते हैं। अब इनको खेत में नहीं बोते, अब इनको केंद्रों में, NBPGR के केंद्रों में बोते हैं, ठीक है। NBPGR के केंद्रों में बोते हैं, ठीक है, जहाँ पर क्या करते हैं, इसका प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं। फिर इनको बीजों को बोते हैं, उनसे जो पादप प्राप्त होते हैं, क्या वो पादप सच में हमारे इच्छित लक्षणों वाले हैं, कि हमने जो वांछित लक्षण, हमें जैसे हमारे पादप में संकरण हमने किस लिए करवाया है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, हमारे ऐसे पादप प्राप्त कर सके जो हमारे इच्छित गुणों वाले हैं। संकरण हमने करवाया, जिस उद्देश्य से हमने इन पादप का संकरण करवाया है आपस में, क्या सच में इनमें वो गुण हैं, लक्षण हैं, क्या सच में ऐसे लक्षण उनमें हैं, वो देखने के लिए अपन क्या करते हैं, इनका प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं। इन बीजों में से उन्नत बीजों को अपन चयन करते हैं और फिर इनका उगाकर जो भी फसल आती है उनके लक्षणों का अपन परीक्षण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। दूसरी चीज़ क्या करते हैं, प्रचलित उन्नत किस्म को मानक के रूप में लगाते हैं। अब इतने बीज अपन ने, मान लो 200 बीज बोए थे, 200 पौधे अपन प्राप्त हुए, उन 200 में से भी बेस्ट पादप निकालते हैं अपन, बाकी जिसमें थोड़ी बहुत भी खराबी है उसको अलग कर देते हैं, बाकी 200 में से बेस्ट बीज अपन निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए 10वें वर्ष में हो गया ये, चयनित संततियों का प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं और मानक किस्म को, उन्नत किस्म को मानक के रूप में लगाते हैं, ठीक है। 11वें से 13वें वर्ष में अपन क्या करते हैं, सर्वोत्कृष्ट एक या कुछ संततियों को समन्वित उपज परीक्षण में शामिल करते हैं। अब 200 पादप लगाए, उनमें से भी जो बेस्ट एक या
थोड़े बहुत 5-6 पादप ले लिए और उनको क्या किया, समन्वित उपज परीक्षण में शामिल किया। यानी उपज परीक्षण में शामिल किया कि हमने जो 5-10 पौधे अपन ने अब चयन किए हैं, क्या वो ज़्यादा मात्रा में उपज दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये अपन ने देखा। ठीक है, तो इस परीक्षण में शामिल किया। अब ये कितने टाइम तक चलेगा, 11वें से 13वें वर्ष, यानी लगभग 3 साल ये परीक्षण। फिर मानक से उत्कर्ष संतति को किस्म के रूप में विमोचित किया। फिर उत्कर्ष संतति को एक मानक के रूप में उनको एक सर्टिफाई कर दिया, उनको सर्टिफिकेट दे दिया उस किस्म को कि ये हमारी इच्छित लक्षणों वाली वाली है, ठीक है, गुणों वाली फसल है, और इसको अपन क्या कर देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं कि इसमें वो सभी गुण हैं जो हमारी इच्छा थी। और उन गुणों को क्या करते हैं, विस्तृत में बता करके ये फलानी फसल में क्या है, ये गुण है, ठीक है, ये गुण है, ये सब आप रख सकते हो। तो फिर क्या करते हैं, मानक से उत्कृष्ट संततियों को किस्म के रूप में क्या करते हैं, अपन विमोचित करते हैं, बता देते हैं कि हमने एक ऐसी संतति प्राप्त कर ली है जिसमें ये गुण है। ठीक है, 14वें वर्ष में अपन क्या करते हैं, विमोचित जो संतति बताई गई है उसके बीजों को क्या करते हैं, गुणन करते हैं, यानी उन पादपों को अपन उगाते हैं, उन पादपों को अपन उगाते हैं। ठीक है, और गुणन करते हैं, फिर क्या करते हैं, वितरण करते हैं। अर्थात पहले तो गुणन करते हैं, फिर इनका वितरण करते हैं। पहले तो इनकी संख्या बढ़ाते हैं जनन करवा के, और फिर क्या करते हैं, इनका वितरण करते हैं। आगे देखिए, ये तो थी हमारी दूसरी विधि जिसका नाम था पुंज विधि। पुंज विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के जो भी बीज प्राप्त होते हैं उनको पुंज के रूप में काटते हैं, पौधों की कटाई पुंज के रूप में, मड़ाई पुंज के रूप में, और जो बीज इन्हें प्राप्त होते हैं उनको भी इकट्ठे रखते हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारी दूसरी विधि। अब अपन पढ़ते हैं हमारी संकरण की जो तीसरी विधि है, ठीक है, उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, संकरण की जो तीसरी विधि है उसमें क्या होता है, इस विधि का नाम क्या है, इस विधि का नाम है प्रतीप संकरण विधि। ठीक है, अब प्रतीप संकरण विधि में क्या करते हैं, इस विधि में F1 तथा बाद की पीढ़ियों का संबंधित F1 के एक जनक से प्रतीप संकरण करवाया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, जो F1 पीढ़ी हमें प्राप्त होती है, ठीक है, F1 पीढ़ी के बाद संकरण करवाने पर F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। तो इसमें क्या करते हैं, बाद की पीढ़ियों का F1 पीढ़ी के एक जनक के साथ या जनक के साथ क्या करते हैं, अपन संकरण करवाते हैं। ठीक है, संकरण करवाते हैं, यानी उल्टा संकरण। कहने का मतलब यह है, यहाँ देखिए, कहने का मतलब यह है, प्रतीप संकरण आपने देखा होगा। ठीक है, प्रतीप यानी उल्टा संकरण करवाते हैं। जैसे ये ए और बी है पादप, इनके बीच संकरण करवाया तो हमें क्या होता है, सी और डी पादप प्राप्त होते हैं, या सी पादप प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये थी हमारी, ये तो थी हो गई जनक पीढ़ी, और ये हो गई F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी के पादपों का इनमें से कोई भी पादप लेके इसका संकरण क्या करवाते हैं, इन दोनों में से किसी एक से करवाते हैं। ठीक है, यानी उल्टा संकरण करवा रहे हैं। अब इनके बीच संकरण नहीं हो रहा है F1 पीढ़ी के पादपों के, उल्टा वापस पीछे की तरफ ये एक पादप लिया और इनका जनक में से किसी एक के साथ करवाते हैं, तो इसे कहलाता है, ये कहलाता है प्रतीप संकरण। और यही चीज़ हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि इस विधि में F1 तथा बाद की पीढ़ियों का संबंधित F1 के एक जनक से प्रतीप संकरण किया जाता है। परिणाम से क्या होता है, नई किस्म का जीन प्रारूप प्रतीप संकरण के लिए उपयोग किए गए जनक के लगभग समान होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो नई किस्म का जीन प्रारूप होता है वो प्रयोग किए गए जनक के लगभग समान होता है। प्रतीप संकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले जनकों को आवर्ती जनक कहते हैं, ये भी आप अपने नोट्स में लिखिएगा। ठीक है, क्या कि प्रतीप संकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले जनक को आवर्ती जनक कहते हैं तथा दूसरे जनक को अनावर्ती जनक कहते हैं। अब दोनों में से क्या करते हैं, एक जनक का उपयोग करते हैं, इस F1 पीढ़ी का संकरण इन दोनों में से एक से करवाते हैं। तो मानो सी का संकरण अपन ने ए के साथ करवाया है, तो ए क्या है, ए है आवर्ती जनक। ठीक है, और इसके साथ नहीं करवाया है तो ये तो हो गया, ये हो गया हमारा अनावर्ती जनक। ठीक है, अनावर्ती जनक हो गया है। देखिए, तो
ये है हमारी प्रतीप संकरण विधि। अब इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, जैसे दो पादप लिए इन्होंने, कौन से दो पादप लिए हैं, तो देखिए पहले वर्ष में क्या किया इन्होंने। पहले वर्ष में, प्रथम वर्ष में इन्होंने क्या किया, देखिए दो पादप लिए। पहले वर्ष में जनक एक कीटग्राही है, ये जो ए है वो कीटग्राही है यानी कीटों को ग्रहण करता है, और ये है कीट रोधी यानी कीटों के खिलाफ इनमें लड़ने की क्षमता होती है, कीट रोधी हैं। और दोनों जनकों का क्या करते हैं, पहले वर्ष में अपन संकरण करवाते हैं, ठीक है। अब इनके जीन प्रारूप को कैसे दर्शाया गया है, इनके जीन प्रारूप को देखें। जो बी है अनावृति जनक है, ठीक है, जो कीट रोधी होता है, ठीक है, अनावृति जनक है, ठीक है। इसको दोनों कैपिटल आर से दर्शाया गया है, ठीक है, और इसको दर्शाया गया है स्मॉल आर से, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, इन दोनों का आपस में संकरण करवाते हैं। अब संकरण करवाने पर हमें F2 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में R का प्राप्त होता है, ठीक है, R प्राप्त होता है, यानी एक कैपिटल R और एक स्मॉल r प्राप्त होता है। F1 पीढ़ी के जो जनक A से प्रतीप संकरण करवाया जाता है। अब इसमें जो हमें पादप प्राप्त होते हैं उसका हम क्या करते हैं, संकरण कराते हैं। आप इसको अच्छे से देखिए, समझते हैं यहाँ पे आप क्या होता है। देखिए दो पादप लिए हमने, ठीक है, एक तो था दोनों कैपिटल R और एक है स्मॉल r वाले, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनका आपस में संकरण करवाते हैं हम। ये इसका इसके साथ करवाया तो एक कैपिटल और एक स्मॉल है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। फिर इसका किसके साथ करवाया, इसके साथ करवाया। फिर से ये एक कैपिटल R है और एक स्मॉल r है। फिर इसका अपन ने किसके साथ करवाया, इसके साथ करवाया। ये कैपिटल R स्मॉल r है। फिर इसका इसके साथ करवाया, ये भी एक कैपिटल R और स्मॉल r है। तो ये जो F1 पीढ़ी हमें प्राप्त हो रही है उसमें सभी पादप क्या है, पादप में एक जीन तो है कैपिटल R और एक स्मॉल r वाला, ठीक है। ये है पादप B और ये है पादप है। तो दूसरी पीढ़ी में, F1 पीढ़ी के दूसरे वर्ष में अपन क्या कर रहे हैं, F1 जनक। अब ये पादप सब एक जैसे है तो इनमें से एक पादप अपन ने लिया, कौन सा, कोई भी ले लिया एक, ये, ठीक है। इसका A से प्रतीप संकरण अपन करवाते हैं। A से क्या करते हैं, प्रतीप संकरण करवाते हैं, यानी वापस जो A का जनक था, A में कौन कौन से, A के अंदर स्मॉल r वाले थे, तो इसके साथ क्या करते हैं, वापस आपस में संकरण करवाते हैं, ठीक है। ये होता है इसमें। तो F1 जनक A से क्या करते हैं, प्रतीप संकरण करवाते हैं, ठीक है। तीसरे वर्ष में अपन क्या करते हैं, तीसरे वर्ष में सेम क्रिया वापस दर्शाते हैं। अब ये A है, ये B है, वापस जो भी पादप प्राप्त होंगे इनको वापस A से क्या करते हैं, संकरण करवाते हैं। तो कीट परीक्षण करते हैं, रोधी पौधों का जनक A से प्रतीप संकरण कराते हैं, प्रतीप संकरण कराते हैं, कीट परीक्षण करते हैं, ठीक है। और जो कीट रोधी पादप होते हैं उनका जनक A से वापस संकरण करवाते हैं। सेम क्रिया जो यहाँ हुई थी वो वापस क्या करते हैं, यहाँ भी करवाते हैं। चौथे वर्ष में भी तीसरे वर्ष की क्रियाएं दोहराई जाती हैं। वापस कीटों का परीक्षण किया जाता है, कीट परीक्षण किया जाता है, और जिनमें कीट रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, कीट से लड़ने की क्षमता होती है, उनका क्या करते हैं, वापस जनक A से क्या करते हैं, प्रतीप संकरण करवाते हैं। चौथे वर्ष में क्या करते हैं अपन, ये तीसरे वर्ष की क्रिया फिर से कीट परीक्षण करते हैं और जनक A से संकरण करवाते हैं। पांचवें वर्ष में भी वापस तीसरे वर्ष की क्रिया अपन क्या करते हैं, वापस दर्शाते हैं। पांचवें वर्ष में भी वापस जो भी बीज पौधे हमें प्राप्त हुए उनका कीट परीक्षण करते हैं और उनका क्या करते हैं, फिर से A के साथ संकरण करवाते हैं। इसी तरह पाँचवें, छठे, सातवें वर्ष में भी यही करते हैं। फिर आते हैं अपन आठवें वर्ष में। आठवें वर्ष में क्या करते हैं, आठवें वर्ष में कीट परीक्षण करते हैं, रोगी पौधों में स्वपरागण करवाते हैं। आठवें में कीट परीक्षण करते हैं, फिर रोधी पौधों में स्वपरागण कराते हैं। जो रोधी पौधे होते हैं, ठीक है, अर्थात जिनमें कीट से लड़ने की क्षमता होती है, और परीक्षण द्वारा हमने ये पता भी कर लिया है कि इन पादपों में क्या है, रोगों से, कीटों से लड़ने की क्षमता है। तो इन रोधी पौधों को ही क्या करते हैं, आपस में संकरण करवाते हैं, परागण कराते हैं। वो भी स्वपरागण होता है, अपने आप होने देते हैं, हम इसमें कुछ नहीं करते हैं।
उन पादपों के पुष्पों में पुंकेसर के परागकोश से परागकण को क्या स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक अपने आप ट्रांसफर होने देते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य उसको उठाकर परागकणों को उठाकर वर्तिकाग्र तक भेजता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। सिर्फ करते क्या है अपन, करते यही हैं कि उनका आपस में रोदी पौधों का क्या करते हैं, आपस में स्वपरागण करने देते हैं। फिर स्वपरागित पौधों का बीज का अलग अलग रखते हैं। हम जो स्वपरागण करवाते हैं और उससे जो भी अपन को बीज प्राप्त होते हैं, ठीक है, इन बीजों को क्या करते हैं अपन अलग अलग रखते हैं। फिर आते हैं 9वें वर्ष में। 9वें वर्ष में क्या करते हैं, उपर्युक्त बीजों से एकल पादप संततियाँ प्राप्त करते हैं। अब स्वपरागण यानी प्राकृतिक रूप से हुआ है तो जो बीज होंगे उनमें सभी प्रकार के गुण होंगे। तो क्या करते हैं, इनको उपर्युक्त बीजों से एकल पादप संतति प्राप्त करते हैं, एकल पादप संततियाँ प्राप्त करते हैं और उगाते हैं, ठीक है। और रोदी पौधों में फिर से स्वपरागण करवाते हैं। 9वें वर्ष में क्या करते हैं, एकल संततियाँ प्राप्त करते हैं। जो भी बीज अपन ने चुने हैं उनमें क्या करते हैं, एकल संततियाँ उगाते हैं। और फिर क्या करते हैं, रोदी पौधों में स्वपरागण कराते हैं अपन, अपने आप फिर से परागण होने देते हैं। जैसे भी पादप हैं, जो भी बीज हमें प्राप्त हुए उनका फिर से परागण करते हैं, उगाते हैं पादपों को, फिर से परागण होने देते हैं। 10वें वर्ष में क्या करते हैं, पुनर्उपयुक्त बीजों से एकल पादप संतति प्राप्त करते हैं। फिर से जो स्वपरागण करवाया है उससे जो भी बीज प्राप्त होते हैं उनकी एकल संततियाँ उगाते हैं अपन, अलग अलग प्रकार से उगाते हैं, ठीक है। फिर रोदी संततियों के बीजों के अलग अलग पुंज बनाते हैं। फिर क्या करते हैं अपन, इन रोदी संततियों की बीजों के अलग अलग पुंज बनाते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, जो भी बीज प्राप्त होते हैं उनमें जो समान गुणों वाले बीज होते हैं उनको अलग रखते हैं, पुंज के रूप में इकट्ठा करते हैं, यानी एक गुच्छे के रूप में रखते हैं। और अलग दूसरे अगर बीजों में कई और गुण हैं तो उनको भी अलग रखते हैं। फिर देखिए 11वें वर्ष में आते हैं। 11वें वर्ष में क्या किया जाता है, 11वें वर्ष में देखिए, 11वें वर्ष में प्रचलित कीट रोधी किस्म को मानक के रूप में उपरोक्त रोग रोधी संततियों का उपज परीक्षण किया जाता है। प्रचलित जो कीट रोधी किस्म होती है, ठीक है, जो किस्म होती है उनका क्या करते हैं अपन, किस्म को मानक के रूप में लेकर उपरोक्त रोग रोधी संततियों का उपज परीक्षण किया जाता है, ठीक है। अतः जो रोग रोधी किस्म होती हैं जिसमें रोग से कीट से लड़ने की कीट रोधी किस्म है, उसको कीट से लड़ने की क्षमता है, उनका क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, उपज परीक्षण। वो परीक्षण कैसे किया जाता है, पौधे को उगाया जाता है और उन पर मानव खुद, वैज्ञानिक खुद क्या करते हैं, उन पर कीट छोड़ते हैं। जिन कीट से लड़ने की क्षमता, रोधी की क्षमता है उन पौधों में, वही कीट उन पर छोड़ते हैं। फिर संतति प्राप्त करते हैं, बीज प्राप्त करते हैं और देखते क्या उन पर कुछ प्रभाव पड़ा। अगर नहीं पड़ता है तो उनको क्या करते हैं, मानक किस्म के रूप में, ऐसी किस्म के रूप में विमोचित कर देते हैं कि हाँ अब ये परफेक्ट है, ठीक है। इसमें अब किसी भी प्रकार की कोई भी, इसमें अब किसी भी प्रकार से ये कीट है जिसके अंदर, जिस पौधे के अंदर जिस कीट से लड़ने की क्षमता है, उस कीट का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, फिर 12वें वर्ष में अपन क्या करते हैं, 12वें वर्ष में अपन करते हैं मानक से अधिक कीट रोधिता एवं अधिक उपज देने वाली संतति के बीज का गुणन करते हैं, वितरित करते हैं। अब जो भी बीज अपन ने उगाए हैं जिसमें रोगों से लड़ने की, कीट से लड़ने की क्षमता है, उन पादपों में से कुछ ऐसे पादप जिनमें, जो उनमें से भी बेस्ट होते हैं, ठीक है, जो बेस्ट हमने 50 प्राप्त किए मान लो, उसमें से भी 10 ऐसे बेस्ट प्राप्त करते हैं और बेस्ट बीज लेते हैं, पादप लेते हैं और उनका क्या करते हैं, गुणन, उनके बीजों का गुणन करते हैं, अर्थात उगाते हैं और उनके बीजों की वृद्धि करते हैं। फिर सब जगह क्या कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी कीट रोधी किस्म। कीट रोधी किस्मों का प्राप्त करना है और ये कैसे प्राप्त करते हैं, ये संकरण, प्रतीप संकरण द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रतीप संकरण विधि के कुछ गुण भी हैं और इस विधि के कुछ दोष भी। पहले अपन इसके गुणों की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये गुण है जैसे जैसे आपको अपनी नोट्स में लिखने हैं, ठीक है। और जैसा अपन ने पहले लिखा था वंशावली विधि, उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि आपको पुंज विधि में ये जो इधर वाले, ये बीच वाले आपको नहीं बनाने हैं, ठीक है, कि ये डॉट वगैरह नहीं लगाना है, सिर्फ ये प्रथम वर्ष, उसके F1 पीढ़ी और सामने क्या क्रियाएं करते हैं वो लिखनी है अपन।
क्योंकि सवाल अगर पूछा जाएगा कि पुंज विधि की प्रक्रिया समझिए, पुंज विधि क्या है अच्छे से समझिए, 4 नंबर का सवाल, तो आप ये बनाओ अगर क्वेश्चन में वहाँ पर एग्ज़ाम में तो सबसे बेस्ट है। नहीं बना पाओ तो अपन को ये तो लिखना पड़ेगा कि प्रथम वर्ष में F1 2 पीढ़ी प्राप्त होती है, 3rd पीढ़ी प्राप्त होती है, और उसमें कौन कौन सी क्रियाएँ करते हैं अपन। ठीक है, तो ये दोनों विधियाँ जो आज अपन ने पढ़ी हैं वो आपको है जैसे लिखनी है, और इसके जो गुण दोष है वो भी अपन को लिखने हैं। अपन अब इसके गुण दोषों की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। प्रतीप संकरण विधि के गुण क्या क्या हैं, तो देखिए इस विधि के गुण है, पहला तो ये सुगम है, सस्ती है और वैज्ञानिक है। पहली चीज़ तो ये सुगम है, यानी करने में आसान होता है, इनको करना आसान होता है, इस विधि को अपनाकर इसके द्वारा संकरण करवाना आसान होता है। दूसरा सस्ती होती है, किसी प्रकार के ज़्यादा टेक्निक की आवश्यकता नहीं होती है, तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि स्वपरागण करवाया जाता है और सबसे ज़्यादा तो परागण करवाने में ही पैसे लगते हैं, पर परागण करवाने में, तो इसलिए ज़्यादा टेक्निक की आवश्यकता नहीं होती है, स्वपरागण करवाया जाता है। तो ये विधि क्या है, एक तो सस्ती है, करने में आसान है, सुगम है, ठीक है, सस्ती है, सुगम है और वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक रूप से ही करते हैं अपन, वैज्ञानिक जैसे करते हैं वैसे ही ये करवाई जाती है, इसलिए इस विधि को वैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, देखिए यह विधि जो है वो क्या है, सुगम है, सस्ती है और क्या है, वैज्ञानिक है। ठीक है, दूसरा गुण देखिए, आप लोग दूसरे गुण में क्या कहते हैं और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए दूसरा गुण कहता है कि नए प्रभेद में किसी प्रकार के कृषि कार्य का परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आवश्यकता नहीं होती। जो नया प्रभेद अपन ने 13 साल की मेहनत के बाद जो कीटरोधी किस्म अपन ने प्राप्त की है, ठीक है, तो उसे किसी खेत में उगा कर फिर उसका परीक्षण करने की जरूरत नहीं होती कि क्या सच में वही है, नहीं। यानी बड़े खेत में उगा कर अपन उनका परीक्षण करने की, यानी 1 साल और एक्स्ट्रा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं होती है। अर्थात जो नया प्रभेद, जो नई किस्म विकसित हुई है, उसको में क्या करते हैं, किसी भी प्रकार की कृषि कार्य या खेती का कार्य करके परीक्षण करने की, टेस्ट लेने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए नए प्रभेद को किसान तुरंत ग्रहण कर लेता। तीसरा गुण क्या है, किसान तुरंत ग्रहण कर लेता है क्योंकि वे उसकी जानकारी में होती है। ठीक है, ये उसकी जानकारी में ही होती है, क्योंकि इसको पहले ही उगाया, पहले ब्यूरो में थोड़ी उगाया जाता है, पहले इसको बड़े बड़े खेतों में, आप 35,000 30,000 पादप बीज बो रहे हैं। ठीक है, और 35,000 30,000 पादप बीज प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पर देखिए, एक बार इसको अपन वापस ऊपर जाके देखते हैं। ठीक है, कई सारे पादप लिए जाते हैं, लाखों पादप बोए जाते हैं, तो वो एक छोटे से ब्यूरो में थोड़ी बोए जा सकते हैं। उसके लिए तो खेतों में ही बोना पड़ेगा। तो खेतों में अगर बोते हैं तो वो तो किसान की जानकारी में होते हैं। तो नए प्रभेद क्या करते हैं, किसान तुरंत ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि वे उसके जानकारी में होते हैं, उसकी जानकारी में परीक्षण किए गए होते हैं। ठीक है, तो नए प्रभेद आसानी से ग्रहण कर लिए जाते हैं। अब देखिए आसानी से ग्रहण क्यों कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लक्ष्य, ये प्रयोग हमारे सामने हुआ है और ये जो किस्म प्राप्त हुई हैं उससे कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से नहीं। वरना अगर ऐसे ही कोई आके आपको बता दे, किसान को पता ही नहीं है कैसे प्राप्त हुआ, कैसे किया, उसकी जानकारी में नहीं है, और अपन जाकर उनको क्या बोलेंगे, लो हमने ये किस्म विकसित की और आप उसको उगाने की कोशिश करो, नहीं, किसान नकार देगा। क्यों, वह ग्रहण ही नहीं करेगा। भले ही अपनी किस्म बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास, हमने सब टेस्ट किए, लेकिन किसान तो यही बोलेगा कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं, हम तो जैसे जी रहे हैं वैसे ठीक है। ठीक है, हम जैसी फसल उगा रहे हैं वैसे ही ठीक है। लेकिन किसान के सामने उन प्रयोगों को किया गया है, उसकी जानकारी में रहा है 12-13 वर्ष। ठीक है, तो किसान उसको तुरंत ग्रहण कर लेता है, हाँ ये तो पता है, हमने ही तो विकसित करवाई थी, हमारी नज़र में ही तो हुई थी। ठीक है, आगे देखिए,
इस विधि में हर पीढ़ी में केवल 10 से 100 पौधे ही उगाने पड़ते हैं। सस्ता क्यों है? सस्ता और सुगम क्यों है? क्योंकि इसमें 100 से 10 पौधे ही 10 से 100 पौधे ही उगाने पड़ते हैं। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले अपन ने जो विधि प्राप्त की ना, पढ़ी ना, कौन सी? ये पुंज विधि, जिसमें अपन ने क्या देखा था? ये देखो, 30 से 35 हज़ार पौधों को समुचित दूरी पर, वो भी कब? 8वें वर्ष में 30 से 35 हज़ार उत्कृष्ट पौधे अपन ने अगर प्राप्त चुने हैं, तो इसके लिए अपन ने यहाँ पर जो बीज किए हैं वो लगभग लाखों में होंगे। अब लाखों पौधों की देखभाल करना आसान है, या फिर जो अपन इस प्रतीप संकरण में 10 से 100 पौधे उगा रहे हैं उनकी देखभाल करना आसान है? तो चौथा गुण क्या है प्रतीप संकरण का? कि भाई इस विधि में हर पीढ़ी में केवल 10 से 100 पौधे ही उगाने पड़ते हैं। ज़्यादा पौधे नहीं उगाने पड़ते, सिर्फ 10 से 100 पौधे ही उगाने पड़ते हैं, ठीक है। अब प्रतीप संकरण के दोष क्या है? गुणों की तो बात कर ली, सुगम एवं सस्ते होती हैं, वैज्ञानिक हैं, नए प्रभेद पर परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, खेत में टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है उगाने के लिए, ठीक है। खेत में टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। और देखिए, नए प्रभेद को किसान तुरंत ग्रहण कर लेते, ये भी गुण है, ठीक है। ये भी एक गुण है, ठीक है। फिर प्रतीप संकरण के दोष क्या क्या हैं? 10 से 100 पौधे उगाने पड़ते हैं, ये भी एक गुण है। फिर देखिए प्रतीप संकरण के दोष क्या क्या हैं। गुण तो पढ़ लिए, लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं, कुछ हानियां भी हैं, कमियां भी हैं। सब में होती हैं, इंसानों में भी होती हैं। उसके कुछ गुण होते हैं तो कुछ उनकी कमियां भी होती है। तो इस प्रतीप संकरण के भी कुछ दोष है। पहला है, देखिए, इसमें प्रभेद आवर्ती जनक से अच्छी नहीं हो सकती। इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें देखिए जो प्रभेद है वो आवर्ती जनक से अच्छी नहीं हो सकती है, ठीक है। इसमें जो प्रभेद होता है वो आवर्ती जनक से अच्छी नहीं हो सकती है। देखिए, इसमें प्रभेद आवर्ती जनक से अच्छी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें अतिक्रामी संक्रामी विविधता का लाभ नहीं उठाया जा सकता। अब ये लाइन क्या कहती जाती है? ये लाइन कहना चाहती हैं, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि इसमें प्रभेद आवर्ती जनक से अच्छा नहीं हो सकता। जो आवर्ती जनक होता है, जो प्योर जनक होता है, उसके मुकाबले जो हम किस्म प्राप्त कर रहे हैं वो अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि एक तो अपन आवर्ती जनक होता है जिसमें दोनों कैपिटल आर थे, यानी ये शुद्ध था, ये प्योर था एकदम। और जो प्रभेद हमें आर आर प्राप्त हुआ ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, मतलब इम्प्योर है। इसमें दोनों जीन समान है इसलिए ये प्योर है, इसमें दोनों जीन असमान है इसलिए इम्प्योर है, ठीक है, अशुद्ध है। तो जो आवर्ती जनक होता है वो प्योर होता है, इसलिए जो भी पीढ़ी हमें प्राप्त होती है लास्ट में जाके भी वो इस आवर्ती जनक से तो अच्छी हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि अति संक्रामी विविधता का लाभ नहीं उठाया जा सकता। दूसरा है, यदि कई लक्षणों का स्थानांतरण करना हो तो बहुत कठिनाई होती है। एक लक्षण था हमारे पास, ठीक है, जिसके जीन थे दोनों कैपिटल आर और दोनों स्मॉल आर। फिर F1 पीढ़ी में अपन ने एक कैपिटल और स्मॉल आर वाला पादप प्राप्त हुआ, ठीक है। तो हमने सिर्फ एक गुण लिया यहाँ पे और उसके विपरीयासी लक्षण लिए, ठीक है। तो ये प्राप्त हुए, इसका इससे करवाना आसान था, लेकिन एक साथ अपन ने 3-4 पादप ले लिए तो 3-4 गुणों का अध्ययन करने का सोचा तो क्या हो सकता है? नहीं, बहुत ही कठिन होता है। बहुसंकरण विधि क्या होती है? देखिए, बहुसंकरण विधि में अपन क्या करते हैं, आगे देखिए। बहुसंकरण विधि विभिन्न, जो चौथी विधि है बहुसंकरण विधि, विभिन्न उद्भव वाले 2 से अधिक पौधों से किसी एक लक्षण की दृष्टि से संकरण करने को बहुसंकरण कहते हैं। विभिन्न उद्भव वाले यानी विभिन्न जगह पर उगे हुए पादपों में सेम अगर गुण है, समान गुण है, ठीक है, एक गर्मी में
गर्मी वाले मौसम में उग रहा है, एक सर्दी वाले में उग रहा है, लेकिन उनमें दोनों में फल उनके मीठे होते हैं। ठीक है, तो विभिन्न उद्भव वाले 2 से अधिक पौधों से किसी एक लक्षण, अब दोनों से फल मीठे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर उगने वाले के फल मीठे नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों मौसम वाले, दोनों जलवायु वाले पादपों को लेते हैं और एक लक्षण ही हम ले रहे हैं, उनके मीठेपन का गुण ही ले रहे हैं, उनके फलों का, दूसरा कोई गुण ले ही नहीं रहे। भले ही उनका उद्भव क्या हुआ, एक पादप कहाँ होगा है, गर्मी में, एक सर्दी में। ठीक है, तो लक्षण की दृष्टि से संकरण करने को क्या कहते हैं, बहुसंकरण कहते हैं। एक लक्षण प्राप्त करने की दृष्टि से 2 अलग अलग उद्भव वाले पादपों से एक लक्षण प्राप्त करने की दृष्टि से क्या करते हैं, संकरण करने को अपन बहुसंकरण कहते हैं। ठीक है, बहुसंकरण उस समय किए जाते हैं जब कुछ ऐच्छिक लक्षण कई प्रभेदों में बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बहुसंकरण क्यों किया जाता है ये ध्यान रखना अच्छे से। तो बहुसंकरण क्यों किया जाता है, तब किया जाता है जब हमारा इच्छा का कोई गुण है, लेकिन वो गुण क्या है, वो अलग अलग प्रभेदों में बिखरे हुए हैं, यानी वो हमारी इच्छा का गुण किसी एक पादप में नहीं है, अलग अलग किस्मों में है। तो हमें उनसे प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके कई सारे पादपों का एक साथ संकरण करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बहुसंकरण कब करवाया जाता है, जब कुछ ऐच्छिक लक्षण कई प्रभेदों में बिखरे हुए हो और इन सभी प्रभेदों से सभी ऐच्छिक लक्षणों को एक ही प्रभेद में लाना हो। ठीक है, यानी एक जगह जो पादप पाया जाता है उसमें देखिए लंबेपन का गुण है, हमें वो भी चाहिए, हमें हमारे उस पादप, हम जो पादप प्राप्त करने जाते हैं उसके फूल हरे हो ये भी चाहिए, या लाल हो ये भी चाहिए, उनके जो बीज हों वो कम समय में अंकुरण होते हो ये भी हमें एक गुण चाहिए, ज़्यादा उपज वाला गुण चाहिए। ठीक है, तो एक पादप है जो लंबा है, एक जगह पाए जाने वाला के पुष्प हरे है वो भी चाहिए, एक जना बीज अंकुरण ज़्यादा कम समय में होता है वो भी गुण हमें हमारे पादप में चाहिए। तो इतने सारे गुण अगर हमें एक ही पादप में चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके के पहले गुण के भी पादप, दूसरे के, तीसरे के, चौथे, सबके गुणों के पादप हमें चाहिए होंगे। तो सब इतने सारे गुणों का एक साथ संकरण करवाते हैं तो इसे बहुसंकरण कहते हैं। ठीक है, और इन गुणों को क्या करते हैं अपन, एक ही पादप में लाने के लिए बहुसंकरण करते हैं। ठीक है, फिर है उत्परिवर्तन, जो अपन क्या करेंगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आज अपन ने जो भी पुंज विधि, प्रतीप विधि और बहुसंकरण की चर्चा की है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।